फ्रेंड्स, तो आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 5 एंड द टाइटल इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। ओके, अब ये टॉपिक 10th एनसीईआरटी में है और मोस्ट ऑफ द स्कूल में या सिलेबस में ये टॉपिक है नंबर 5 पे, लेकिन इसको सबसे पहले पढ़ाया जाता है क्योंकि जब तक तुमको पीरियोडिक टेबल नहीं मालूम होगा, तब तक एलिमेंट्स की अरेंजमेंट नहीं मालूम होगी, तब तक तुम इसको स्टडी नहीं कर सकते इन द प्रॉपर वे। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, और ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक में से। ओके, एनसीईआरटी के लिए फॉर 10th क्लास। अब स्पेशली ये लाइन टू लाइन पढ़ेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंसेप्चुअल नॉलेज तो होता है, लेकिन कई बार उनको बुक में से अगर सवाल पूछा जाए या लैंग्वेज यूज़ की जाए अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अब वो पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन भी देने लगे हैं, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ पैरा आए और आपको समझ में ना आए, इसलिए हम इसको इस तरह से पढ़ने वाले। तो देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि इन क्लास 9th we have learnt that matter around us is present in the form of element, compound and mixture, and the element contain atom of only one type. Do you know how many elements are known till date? At present 118 elements are known, and all these have different properties. Out of these 118, only 94 are naturally occurring element. Okay, so we'll try to understand up to this. अब देखो 9th क्लास में तुमको दो टॉपिक थे, एक था मैटर इन आवर सराउंडिंग और एक था इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो हमको ये तो मालूम है मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज इट्स ओन मास, इट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड कैन परसीव्ड थ्रू द सेंसेस। तो मैटर दो तरह के होते हैं, एक तो होता है प्योर मैटर और एक होता है नॉन प्योर मैटर। तो प्योर मैटर क्या होता है? वो जिसकी प्रॉपर्टीज सेम हो, कांस्टेंट हो। ओके, और उसमें फिर दो तरह के दो टाइप है प्योर में, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। जबकि नॉन प्योर में एक ही टाइप आता है, दैट इज मिक्सचर। अब हमने ये बात की कि व्हाट इज प्योर? प्योर विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स इन इट। नॉन प्योर मतलब जिसमें एक से ज्यादा तरह के कंस्टिट्यूएंट होते हैं। प्योर में फिर एलिमेंट होता है, फिर कंपाउंड होता है। एलिमेंट क्या? इट इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल और स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल। कंपाउंड मतलब क्या? इट इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, टू और मोर एलिमेंट्स। ओके, ये सारी चीजें तुमने 9th क्लास में पढ़ी हुई है लोअर में। लेकिन एलिमेंट में फिर एक छोटा पार्ट होता है कंस्टिट्यूएंट, जिसको हम एटम बोलते हैं। लेकिन एलिमेंट भी तीन तरह के होते हैं, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, और एक ऐसा जो ना मेटल या मेटल की भी प्रॉपर्टी दिखाता है, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी दिखाता है। ये भी आपने पढ़ा हुआ है, तो ये यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, बट ज़रूरी ये है कि एलिमेंट्स टोटल कितने हैं। तो आज की डेट में आज तक हमको 118 एलिमेंट्स मालूम है, जिसमें से 94 एलिमेंट जो है वो नेचुरल है, जबकि आफ्टर दैट मतलब कितने बचे? नियर अबाउट 24 एलिमेंट जो है वो आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल का मतलब मैन मेड, लैब में बनाए हुए एलिमेंट्स, इनको हम मैन मेड या आर्टिफिशियल एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, तो यही हमको अब पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है। मतलब 118 एलिमेंट है, तो जब हम आगे पढ़ेंगे तब हमको एक चीज़ समझ में आएगी कि पुराने दिनों में इतने एलिमेंट नहीं थे, बहुत कम एलिमेंट मालूम थे, जो हम आगे देखने वाले अब। ओके, तो देखो एज डिफरेंट, तो अब देखो क्या बोला जाता है कि एज डिफरेंट एलिमेंट्स वेर बीइंग डिस्कवर्ड साइंटिस्ट गैदर्ड more and more information about the properties of these elements, and they found it difficult to organize all that was known about the elements. They started looking for some pattern in their properties, and on the basis of which they could study such a large number of elements with ease. जो हमने अभी बात की कि पुराने दिनों में जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि पहले सिर्फ 15 to 20 एलिमेंट मालूम थे, फिर ये नंबर बढ़ा सेकंड पार्ट में या सेकंड साइंटिस्ट के लिए, तो वो नंबर पहुंचा 20 to 63। फिर ये नंबर बढ़ा, ये पहुंचा 63 टू नियर अबाउट 98, और फिर ये नंबर बढ़ा, आज की डेट में एलिमेंट्स है 118।
मतलब जब सी ठीक है 10 15 20 एलिमेंट थे, इट इज़ ईजियर टू अरेंज, बट जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा इट बिकम्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट। तो उन्हें कुछ प्रॉपर्टी चाहिए थी, कुछ पैटर्न चाहिए था जिसके अकॉर्डिंग वो एलिमेंट्स को क्या कर पाए, अरेंज कर पाए। ओके, और इसीलिए उन्होंने ये ढूंढना चालू किया कि इज देयर एनी प्रॉपर्टी विथ विच ऑन द बेसिस ऑफ विच दे कुड स्टडी सच लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स विथ ईज। ओके, अब मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ कॉयस, अर्ली अटेम्प्ट्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रैंडमली प्लेस थी। मतलब किसी ने एक एलिमेंट ढूंढा, किसी ने और एलिमेंट ढूंढा, इस तरह से एलिमेंट मिलते गए, लेकिन इनमें कुछ पैटर्न नहीं था। तो जब थोड़े एलिमेंट थे तो तुम उसको नाम से ही याद करते थे या उसकी प्रॉपर्टीज याद रख सकते थे, लेकिन तुम सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज याद नहीं कर पाते। ओके, अब देखो, वी हैव बी लर्निंग how various things or living beings can be classified on the basis of their properties. Even in other situation, we came across instances of organizing based on the some properties. For example, in a shop, soaps are kept together one place while biscuits are kept together on another. Even among soaps, bathing soaps are stocked separately, whereas the washing soap. Similarly, scientists made several attempts to classify elements according to their properties and obtain an orderly agreement out of the chaos. अब देखो, पहले बहुत ही रैंडमली प्लेस थे, गड़बड़ थी, तो फिर साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया एंड दे वर सर्चिंग फॉर अ मेथड विथ विच दे कैन अरेंज द एलिमेंट्स। ओके, तो एक क्राइटेरिया लिया गया। मान लो तुम जब शॉप में जाते हो, आजकल शॉपिंग मॉल में जाते हो, मॉल में या मार्ट में जाते हो, तो वहाँ पे शॉपिंग मॉल में जब जाते हो तो सेक्शन वाइज ये चीज़ें प्लेस की होती है। ओके, मतलब क्लॉथिंग सेक्शन अलग होता है। मान लो कोई तुमको ये चाहिए, कोई क्या बोलेंगे हम, प्लास्टिक मटेरियल्स चाहिए तो उसका सेक्शन अलग होता है, शूज़ का सेक्शन अलग होता है। ओके, मान लो कोई तुम्हें अप्लायंसेस चाहिए, ओके, तो उसका सेक्शन अलग होता है। इस तरह से हर एक सेक्शन होता है। वैसे ही उन्होंने ये लॉजिक लगाया कि मान लो तुम कहीं पे गए तो वहाँ पे एक रैक पे सोप्स रखी हुई थी, दूसरे एक रैक पे बिस्किट्स रखे हुए थे। ओके, और इसको अरेंज अगर करना है, मान लो यहाँ पे एक मॉल है और यहाँ पे दो रैक है, ये एक रैक है और ये एक रैक है। मान लो इसके ऊपर सारे सोप्स रखे, जबकि इसके ऊपर पूरे इसके ऊपर पूरे बिस्किट्स रखे गए। अब इस सोप में भी वहाँ पे सेक्शंस होंगे। ओके, मान लो यहाँ पे सिर्फ बाथिंग सोप पे रखे हुए हैं, यहाँ पे तुम्हारे वॉशिंग सोप रखे हुए हैं, यहाँ पे तुम्हारे जो यूटेंसिल के लिए हम जो यूज़ करते हैं बर्तन धोने के लिए वो सोप्स रखे हुए हैं। ओके, यहाँ पे कुछ हैंड वॉश रखे हुए, मतलब इस तरह से, मतलब एक सेक्शन में फिर सब सेक्शंस किए गए। तो इस तरह से बिस्किट में भी है। मान लो कहीं पे बिस्किट थे तो मान लो यहाँ पे क्रीम वाले बिस्किट रखे गए, यहाँ पे प्लेन बिस्किट रखे गए, यहाँ पे कुछ आजकल स्पाइसी बिस्किट आ रहे हैं वो रखे गए, इस तरह से। तो वहाँ पे भी ये कुछ सेक्शंस बनाए गए। तो इन सेक्शंस को हमको, इन सेक्शन का यूज करके पीरियोडिक टेबल को या इन्वेंट किया गया, उसके बारे में लॉजिक लगाया गया। ओके, अब द अर्लियर अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई द एलिमेंट रिजल्टेड इन grouping of them known element as a metal and non-metal. Later further classification were tried out as our knowledge of element and their properties increased. Okay, so तो पहले क्या किया गया, जितने भी एलिमेंट मालूम थे, फर्स्ट अटेम्प्ट दैट वाज गिवन बाय लॉवेजियर। ओके, यहाँ पे उसका मेंशन नहीं है, बट लॉवेजियर ने एक कंसेप्ट दिया था। उन्होंने क्या किया, जितने भी एलिमेंट मालूम थे उनको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। एक थे मेटल, जबकि दूसरे थे नॉन मेटल। तो ठीक था, कुछ एलिमेंट मेटल में आए, कुछ नॉन मेटल में आए, लेकिन फिर कुछ एलिमेंट इन्वेंट किए गए या डिस्कवर्ड किए गए, नॉट इन्वेंट, डिस्कवर्ड, जो कि ना मेटल थे ना नॉन मेटल थे। तो फिर उनको कहाँ पे रखोगे, ये सवाल आया, इसलिए ये क्लासिफिकेशन जो है वो रिजेक्ट हो गया। फिर कुछ लोगों ने स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर भी दिया था, तो वो भी करेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक लॉजिक था। ओके, इससे पहले तो कुछ भी मालूम नहीं था, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ ना कुछ लॉजिक लगाया। इन्होंने लगाया कि मेटल नॉन मेटल प्रॉपर्टीज के ऊपर करो, किसी ने बोला कि स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड गैस उसके ऊपर करो। तो इस तरह से उन्होंने एलिमेंट को क्लासीफाई करना चालू किया। और जब ये सारी मेथड्स प्रपोज की गई और बाद में रिजेक्ट हुई,
उसके बाद एक मेथड आई जो सब लोगों ने फॉलो की, वो थी डोबेरेनस ट्रायड। ओके, तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो देखो, इन द ईयर 1817, ओके, इन द ईयर 1817, John Wolfgang Doberener, okay, a German chemist, tried to, okay, इनका नाम क्या था? जॉन वुल्फगैंग डोबेरेनर, जर्मन साइंटिस्ट थे। He tried to arrange the element with similar properties into groups. He identified same groups having 3 elements in each, so he called this as a triad. उन्होंने क्या किया? जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर है उनको 3-3 के ग्रुप में डाला और उसे उन्होंने क्या बोला? ट्रायड बोला। ओके, 3 एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, ओके, 3 elements were arranged or placed and it is called as a triad. Then Doberener showed that when the 3 elements in a triad were written in the order of increasing atomic masses, the atomic mass of the middle element was roughly the average of the atomic mass of the other 2 elements. ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, तो इसे समझो। ओके, उन्होंने क्या किया? 3 एलिमेंट को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। ये इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज। उनका पीरियोडिक टेबल सिर्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड था, उनको एटॉमिक मास के बारे में कुछ आइडिया नहीं था उस वक्त। लेकिन पहले उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, लेकिन बाद में जब उन्होंने अरेंज करने के बाद द एटॉमिक मास, उनको पता चला कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज रफली एवरेज, मतलब नियर अबाउट एवरेज, मतलब अप्रोक्सीमेट टू द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। इसका क्या मतलब है? देखो, ओके, डोबेरेनर ने फर्स्ट थ्योरी क्या बताई? उन्होंने क्या किया? सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को ग्रुप किया और बाय चांस इनका ग्रुप आया 3-3 का, तो इसलिए इन्होंने उसको नाम दिया ट्रायड। मान लो 3 एलिमेंट है, एक्स, वाई और जेड, इनकी प्रॉपर्टी सेम थी, तो उन्होंने इन तीनों को सेम अरेंज किया एक दूसरे के साथ। जब इनको अरेंज किया उसके बाद उनको पता चला, तीनों को अरेंज किया, तो फिर अरेंज करने के बाद उन्होंने क्या किया? अरेंज कैसा किया? 3 की प्रॉपर्टी तो सेम थी, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। उन्होंने उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में अरेंज किया, और जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया तब उनको पता चला कि द मास ऑफ मिडिल एलिमेंट is average of other 2, मतलब मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है वो बाकी 2 एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज है। ओके, तो वो कैसा? वो देखो, जैसा एक एग्जांपल बहुत फेमस है, वो है ली ना के। इसको बोलते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब उनको लगा कि इन तीनों की लगा मीन्स उनको ये पता चला कि इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम है, तो इन्होंने इन तीनों को एक साथ रख दिया। ओके, फिर तीनों को एक साथ रखने के बाद उनके एटॉमिक मास पता थे, तो उन्होंने इनको एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया। लिथियम का एटॉमिक मास होता है 6.9, कुछ बुक में इसको नियर अबाउट 7 दिया हुआ है। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, जबकि पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39, कुछ बुक में इसको 39.1 दिया हुआ है। ओके, तो उनको क्या पता चला कि एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट कौन है? सोडियम, इज इक्वल टू 2 एलिमेंट, कौन से? एटॉमिक मास ऑफ लिथियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इन दोनों का एवरेज। तो अगर ये करके जब देखा गया एक्चुअल में, तो यहाँ पे तो मालूम था लिथियम का मास जो 7 है नियर अबाउट, इसका मास 39 है, इसको 2 से डिवाइड करो एंड यू विल गेट 46/2, दैट इज 23, जो कि एक्चुअल में सोडियम का मास है। अभी हमने यहाँ पे देखा,
मतलब इसको बोला गया ट्रायड, इसको बोला गया डोबेरेनस ट्रायड। तो देखो अब हम इसमें देखेंगे, तो डोबेरेनर ने क्या बताया, 1817 डोबेरेनर tried to arrange element with similar properties into groups, और ग्रुप बना तीन तीन का, तो इसलिए उन्होंने उसको नाम दिया ट्रायड। डोबेरेनर showed that when the three elements in a triad were written in the order of increasing atomic masses, the atomic mass of the middle element was roughly the average of the atomic mass of the other two. रफली क्यों यूज किया गया कि एग्जैक्ट नहीं आया, एग्जैक्ट नहीं आया इसका मतलब क्या है कि उस वक्त ये इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी कि तुम एग्जैक्ट मास कैलकुलेट करो या ऐसा कुछ, और ये लॉ भी थोड़ा सा हाइपोथेटिकली था, मतलब सबके लिए फॉलो नहीं हो, हाइपोथेटिकल मतलब सबके लिए फॉलो नहीं है, तो वो चीज़ें हमको यहाँ पे देखनी है। ओके, बाद में क्या बोला देखो, फॉर एग्जाम्पल टेक द ट्राइड कंसिस्टिंग ऑफ लिथियम सोडियम पोटेशियम, देखो वही ट्राइड दिया 6.9 23 39। ओके, और जब इसका मास कैलकुलेट किया गया तो लिथियम का मास और पोटेशियम का मास दोनों का एडिशन करके एवरेज निकाला तो वो आया सोडियम की जितना, मतलब 23। सो गिवन बिलो आर सम ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट एंड दीज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड डाउनवर्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ओके, तो उन्होंने पूछा यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं और उन्होंने पूछा है कि आप पता कर सकते हो क्या कि इसमें से कौन डोबेरेनर का ट्रायड है या नहीं है। ओके, अब यहाँ पे ये देखो, ये है तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप दिया हुआ है। ओके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ओके, देन कैल्शियम, बैरियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यू विल फाइंड दैट ग्रुप बी एंड सी फॉर्म्स डोबेरेनर ट्रायड। तो उन्होंने ये तीन तीन ग्रुप दिया, एक्चुअली ये इस तरह से है, ये ग्रुप 1, ओके, इस तरह से, ये ग्रुप 2 इस तरह से, और ये ग्रुप या 1 ABC बोलो आप, इस तरह से, ये तीन ग्रुप है। तो उन्होंने बोला कि फाइंड आउट, ट्राई करो कि कौन सा फॉलो करता है डोबेरेनर का ट्रायड और कौन सा नहीं। ओके, सो ट्रायड अगर देखने हैं कि फॉलो होता कि नहीं, तो उसके उन्होंने 2-3 एग्जाम्पल दिए, वही हम देखेंगे। उन्होंने बोला है कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, तो बताओ ये ट्रायड फॉलो करते हैं कि नहीं। ओके, यहाँ पे 3 कॉलम दिए हुए, ग्रुप ए में ये है NPAS, ओके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। तो अब नाइट्रोजन का मास तो हमको मालूम है 14 है, फॉस्फोरस का भी हमको मालूम रहता 31 है, आर्सेनिक का में भी नहीं मालूम होगा, तो उन्होंने दिया हुआ है। ओके, 34.9 सॉरी 74.9। ओके, ये है 74.9, फॉस्फोरस का है 31, नाइट्रोजन का होता है 14। तो अब ट्रायड क्या बोलता है, द मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज एवरेज ऑफ दीज टू। तो फिर ये हमको ट्रायड चेक करना है कि वेदर इट फॉलो द ट्रायड और नॉट। तो देखो, तो हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ आर्सेनिक होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन है 14 प्लस इसका मास है 74.9 होल डिवाइडेड बाय 2। अब 74.9 है तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 75 ले सकता हूँ। 14 प्लस 75 डिवाइड बाय 2, अगर हम इसको कैलकुलेट करूँ तो ये मिलता है हमको 89/2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 89/2। ओके, यस, ओके, राइट, तो ये वैल्यू हो जाएगी 44.5। अब देखो, फॉस्फोरस का मास है 31, जबकि इसका मीन आ रहा है कितना, एवरेज आ रहा है 44.5। इसका मतलब ये डोबेरेनस ट्रायड नहीं है, दिस इज नॉट द डोबेरेनस ट्रायड। ओके, उसके बाद हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल जो उसने दिया हुआ है। तो दूसरे ट्रायड में क्या बोला है कि कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम, देखो ये ट्रायड दिखाता है कि नहीं, या इज इट अ पार्ट ऑफ डोबेरेनस ट्रायड और नॉट। ओके, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम। अब देखो, अगर तुम इसमें वो लिखो कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम, अब कैल्शियम का मास तो हमको मालूम रहता 40 है, स्ट्रोंसियम और बैरियम का मास उन्होंने दिया हुआ है तुमको बुक में। ओके, इट इज 87.6 एंड इट इज 87.6, जबकि बैरियम का है 137.3, इट इज 137.3। अब देखो,
अकॉर्डिंग टू डुबेनस्ट्राइड हमको चेक करना है। तो क्या स्ट्रॉन्सियम का मास कैल्शियम प्लस बैरियम का एवरेज के इक्वल आता है कि नहीं, वो हमको देखना है। तो कितना है, 40 प्लस 137.3 होल डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 177.3 होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये रेशो आएगा हमारा, इसको हम कैलकुलेट करें, 88.6। अब देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है 87.6 दिया है, ये अप्रोक्सीमेटली है 88.6 की। अब अप्रोक्सीमेटली क्यों, क्योंकि आज की डेट में तो हम 0.1 का फर्क रहा, 2 का फर्क रहा, 0 पॉइंट, तो ही हम उसको अप्रोक्सीमेट मानते। लेकिन ये 1870 की बात है, मतलब 100-200 साल पहले, उस वक्त ये नंबर आना भी बहुत बड़ी बात थी, इसलिए इसको अप्रोक्सीमेट माना गया। ओके, तो ये अप्रोक्सीमेट है, मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ डुबेरेंस ट्रायड और इट इज़ अ डुबेरेंस ट्रायड। फिर उन्होंने तीसरा जो दिया है वो हम देखेंगे। तीसरी केस में उन्होंने दिया है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ओके, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, देखो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब क्लोरीन का मास तो सबको ही मालूम रहता है 35.5 है, ब्रोमीन का मास भी मालूम रहता है, तो अपने को 80 रहता। तो इन्होंने यहाँ पे दिया है 79.9। ओके, तो हम उसको 80 ले सकते हैं, और ये है 126.9। ओके, ये है 79.9 और ये है आयोडीन का मास अपने पास है 126.9, 126.9। ओके, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली लेंगे 80, जबकि इसको हम अप्रोक्सीमेटली लेंगे 127, ये तो है 35.5। जब हम मास कैलकुलेट करें तो हमारा लॉजिक क्या है, बी आर का मास आना चाहिए Cl प्लस आयोडीन अपॉन 2। तो Cl का मास है 35.5, आयोडीन का मास है 127 होल डिवाइडेड बाय 2। तो इसको अगर हम करके देखें तो ये एडिशन आ जाता है 0.5, 162 अपॉन 2। और जब हम इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू आती है अपनी नियर अबाउट, इट इज़ 81.25। तो अब देखो एक्चुअल दी हुई वैल्यू है 80, बट इट इज़ नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 81.25, इसलिए ये भी तुम्हारा क्या है, डुबेरेंस ट्रायड फॉलो करता है। मतलब यहाँ पे जो दिए हुए हैं 3 एग्जाम्पल, उनमें से 2 एग्जाम्पल डुबेरेंस का ट्रायड फॉलो करते हैं। सो इस तरह से हम डुबेरेंस ट्रायड को कहीं पे भी स्टडी कर सकते हैं, या कहीं भी मान लो एग्जाम में तुमको जो फेमस है ये 3 ही है। ओके, जैसा यहाँ पे भी दिए हुए हैं, ये देखो, लीना के, कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम बैरियम एंड क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ओके, तो यही 3 तुम्हारे फेमस डुबेरेंस ट्रायड है। अब इसके ऊपर एक सवाल ऐसा भी बन सकता है, मान लो एग्जाम में तुमको क्या करेंगे, ऐसा देंगे कोई भी रैंडम एग्जाम्पल, मान लो वो बोलेंगे कि 3 एलिमेंट्स आर देयर, x, y and z, they follow डुबेरेंस ट्रायड, द मास ऑफ द सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट, इसका मास है मान लो उन्होंने दिया 40 और इसका मास उन्होंने दिया 50, और बोला कि कैलकुलेट द मास ऑफ x। क्या बोला है, x, y, z, these are the 3 elements follow डुबेरेंस ट्रायड, द मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज 40। तो पहले का और तीसरे का मास में से थर्ड का दिया हुआ है, तो इसका निकालो। तो हमारा रूल क्या है डुबेरेंस का, कि मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज एवरेज ऑफ द अदर 2। तो हम क्या करेंगे, x का मास मालूम नहीं तो उसको x ही मानो, तो हम क्या बोलेंगे कि मास ऑफ y इज इक्वल टू द मास ऑफ x प्लस मास ऑफ z होल डिवाइडेड बाय 2। तो मास ऑफ x क्या आएगा तुम्हारा, x प्लस मास ऑफ z क्या है 50 होल डिवाइडेड बाय 2, और y का मास दिया हुआ है 40। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह। क्या होगा, 2 इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, बन जाएगा 80 इज इक्वल टू x प्लस 50, ये 50 माइनस में चला जाएगा, तो 80 माइनस 50 इज इक्वल टू x। मतलब x का मास कितना आया, 30 इज द मास ऑफ x। मतलब यहाँ पे जो हमने x पाना था वो 30 था। तो इस तरह से तुम सिंपल एग्जाम्पल कर सकते हो। ओके, और एक एग्जाम्पल मान लो, और एक केस। तो उन्होंने क्या बोला कि देयर आर 3 एलिमेंट्स x, y, z, द मास ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स आर इन द रेशो। ओके, या मान लो ऐसा बोला गया
कि मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज 40 फॉर एग्जाम्पल, और मास ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज हाफ ऑफ इट, ऐसा कुछ भी दे सकते हैं। मान लो इन्होंने बोला इसका मास 40 है, यक्स का मास हाफ ऑफ दिस है, मतलब y/2 है, तो z का मास कितना है, तो y/2 मतलब कितना आएगा 40/2, तो ये आएगा 20, मतलब यक्स का मास आया 20, y का मास आया 40, तो z का मास कितना होगा ये निकालो। तो ये भी हम कर सकते हैं। तो डोबेरेनस ट्रायड के बाद अब हम देखने वाले न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ओके, देखो डोबेरेन ने जो ट्रायड बताया था उसने बताया कि अगर तुमने एलिमेंट को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, तीन तीन का ग्रुप बनता है, इसलिए उसने ट्रायड नाम दिया। अब न्यूलैंड आया। बेसिकली पहले ये चीज समझनी पड़ी कि डोबेरेन का ट्रायड रिजेक्ट क्यों हुआ। उसका रीजन था कि डोबेरेन ने अपने ट्रायड में कितने एलिमेंट बताए थे, सिर्फ तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप, ऐसे 3 ट्रायड बताए थे। जैसा हमने देखा ऑलरेडी कि 4 ट्रायड हमें दिए थे और उसमें से 3 एक्सेप्ट हुए, और भी कुछ ट्रायड थे, लेकिन फाइनली हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि उसके टाइम पे नियर अबाउट 15 से 20 एलिमेंट ही मालूम थे और उसने 3 ट्रायड करेक्ट दिए। सिर्फ 9 एलिमेंट का क्लासिफिकेशन उसने या अरेंजमेंट उसने प्रॉपरली किया, बाकियों का नहीं किया। इसका मतलब क्या है, हम वो लॉ फॉलो नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद कुछ और अटेम्प्ट्स किए गए और उसके बाद एक लॉ आया जिसको हम बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब देखो ट्रायड का मतलब 3, तो तुम लॉजिक लगा सकते हो ऑक्टेव का मतलब क्या होगा, ऑक्टेव का मतलब 8। तो यहां पे इसने 8 एलिमेंट का कुछ तो क्राइटेरिया लगाया जिससे कि इसने नाम दिया ऑक्टेव्स। ओके, तो इसको हम बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब एक चीज तुम समझो कि जब तुम ऑक्टेव्स की बात करते हो तो 8 आने चाहिए कुछ ना कुछ। ओके, तो वो चीज हम देखेंगे। The attempts Dobereiner encouraged other chemists to correlate the properties of element with their atomic masses. डोबेरेनर ने क्या किया था, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अरेंज किए, लेकिन बाद में उसे पता चला कि मास का रिलेशन है, कि बीच वाले का मास जो है वो पहले और तीसरे का एवरेज आता है। मतलब यहाँ पे उसने एक आइडिया सबको दी कि हाँ तुम ये कर सकते हो कि एलिमेंट्स को तुम एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। मतलब यहां से एटॉमिक मास एक बेसिक प्रॉपर्टी बन के आई। उसके बाद फिर आया साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड। ओके, जॉन न्यूलैंड ने 1866 में अपनी थ्योरी प्रपोज की। ओके, जॉन न्यूलैंड 1866। अब देखो उन्होंने क्या बताया, इंग्लिश केमिस्ट थे। ही अरेंज्ड द नोन एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस एंड ही स्टार्टेड with the element having lowest atomic mass, hydrogen, and ended to the thorium which was 56th element। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में अगर पूछा गया सबसे पहला एलिमेंट कौन था, तो वो था हाइड्रोजन, और एंड कहां पे हुआ, थोरियम पे। देखो कई बार ये छोटी छोटी चीजें होती है जो हम भूल जाते हैं या हम उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन एग्जाम में यही पूछते कि डोबेरेनर का न्यूलैंड का जो ऑक्टेव था उसमें पहला एलिमेंट तो हाइड्रोजन था और उसका टेबल खत्म कहां पे हुआ, थोरियम पे। और कितने एलिमेंट्स को उसने अरेंज किया, तो उसने अपने पीरियोडिक टेबल में 56 एलिमेंट को उसने क्लासिफाई किया। तो ये भी तुमको याद रखना पड़ेगा। He found that every 8th element had properties similar to them of that of the first। तो उसको क्या पता चला कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी, हमने क्या बोला था जब स्टार्ट किया तब कि 8 नंबर, यहाँ पे ऑक्टेज आया है मतलब 8 का कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो उसने क्या बताया कि एवरी 8th एलिमेंट इसके पीरियोडिक टेबल में का every 8th element had properties similar to that of the first and he compared this to the octaves found in music। तो देखो म्यूजिक में ऑक्टेव होता है। ओके, हम उसे हमारी लैंग्वेज में हम उसे सप्तसुर बोलते हैं या उसको अष्टक बोला जाता है। ओके, वो क्या होता है, जैसा तुमने ये आगे है इसमें ये देखा जाता है नॉर्मली कि सारे ग म प ध नि सा अगर तुम काउंट करो तो सा पहला अल्फा, पहला है स्वर, सा रे ग म प ध नी एंड सा। तो जब तुम ये देखते हो तो ये पता चलता है कि फिर 8 नंबर पे सा आ रहा है, मतलब 1 नंबर पे जो आ रहा है वही 8वें नंबर पे आ रहा है। तो उसी से उसने ये चीज लगाई कि कंपेयर की। व्हाट ही सेड दैट ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट। मतलब हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट की जैसी है। ओके, देयरफॉर ही कॉल्ड दिस एज अ लॉ ऑफ ऑक्टेव। It is known as Newland's law of octaves। In Newland's octaves, the properties of lithium and sodium were found to be same. Sodium is the 8th element after lithium. And similarly, beryllium, magnesium resembles each other. A part of the original form of Mendeleev's table is given।
मतलब उसने क्या बताया, उन्होंने बताया कि लिथियम की प्रॉपर्टीज किसके साथ मैच करती है, सोडियम के साथ, जबकि बेरिलियम की प्रॉपर्टीज किसके साथ मैच करती है, मैग्नीशियम के साथ। ओके, तो इस तरह से ये कुछ चीजें हैं जो उसने बताई थी। ओके, तो यही चीजें अब हमको थोड़ा सा थेरोटिकल में एक्सप्लेन करनी है। वेट, ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे न्यूलैंड का ऑक्टेव जो था। न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड का ऑक्टेव जो था, ओके, न्यूलैंड ऑक्टेव्स, ओके, जैसा हमने अभी बात की, ऑक्टेव्स का मतलब 8 से होता है। तो उन्होंने क्या बोला है, बताया कि जैसा म्यूजिक में होता है, पहला सा, रे, ग, म, प, ध, नी। अब देखो, ये है पहला, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3, ये है नंबर 4, ये है नंबर 5, ये है नंबर 6, ये है नंबर 7, और फिर कौन आता है, अगेन फिर से देखो सा आता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, सारे ग म प ध नि सा, सारे ग म प ध नि सा। ओके, तो इस तरह से उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल अरेंज किया। उन्होंने क्या किया, पहले एक नंबर पे हाइड्रोजन को रखा, फिर लिथियम को रखा, ओके, फिर उनका जो पीरियोडिक टेबल है इसी तरह से अरेंज होता गया। ओके, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर आया फ्लोरीन, फिर आया सोडियम, फिर आया मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फिर आया क्लोरीन, फिर आया पोटेशियम, और फिर आया कैल्शियम। अब हम देखेंगे कि यहां तक ये पीरियोडिक टेबल ओके था, लेकिन इसके बाद यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई। वो क्या है वो देखेंगे। जैसा देखो, ये एक है, ओके, ये नंबर 2 वाला, ये तुम्हारा नंबर 3, ओके, ये है तुम्हारा नंबर 4, ये है नंबर 5, ये है नंबर 6, और ये है नंबर 7। ओके, तो उन्होंने क्या बताया कि इस तरह से तुम अगर एलिमेंट्स को अरेंज करोगे तो तुमको वहां पे एक सीक्वेंस मिलेगा, और वो सीक्वेंस ऐसा होता है। वो सीक्वेंस क्या होता है, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा जो पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, इसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। लिथियम जो है, इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है किसके साथ, सॉरी, हाइड्रोजन की फ्लोरीन के साथ, लिथियम की सोडियम के साथ, बेरिलियम की प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम के साथ, ऐसा उन्होंने बताया। अब अगर तुम नंबर कैलकुलेट करो, हाइड्रोजन का नंबर अगर हम 1 माने, ओके, हाइड्रोजन को अगर 1 नंबर दो, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8वीं की प्रॉपर्टी सेम है। मान लो तुमने लिथियम को 1 नंबर दिया, तो लिथियम पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एंड दिस इज 8th। मतलब पहले की और 8वीं की प्रॉपर्टी सेम, पहले की और 8वीं की प्रॉपर्टी सेम, यहाँ पे भी पहले की और 8वीं की प्रॉपर्टी सेम, पहले की और 8वीं की प्रॉपर्टी सेम, पहले की और, मतलब ये चीज कंटिन्यू आती गई, और इसलिए मेंडेलीव का न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल को कई दिनों तक, मतलब कई सालों तक इसको माना गया करेक्ट। क्यों, रीजन फिर एक बार समझो। उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, और उनको यह पता चला कि पहले की प्रॉपर्टी 8वें एलिमेंट के साथ मैच होती है। ओके, अब हम, ये है उनका पीरियोडिक टेबल। अब देखो, इसमें तुम देख सकते हो ये म्यूजिक के नोट है, ओके, हम उसको हिंदी में सारे गम प ध नि सा बोलते हैं, जबकि वो दूसरी लैंग्वेज में अलग होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, दिखाई दे रहा है, ओके, इफ यू कैन सी, यहाँ पे तुम्हारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज फ्लोरीन के साथ मैच होंगी, फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज फ्लोरीन के साथ मैच होंगी। ओके, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। अब देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ओके, इस तरह से तुम अरेंज करते हो। जैसा हमने दूसरा लिया कि मान लो ये लिया एलिमेंट लिथियम, फिर सोडियम, ओके, ये है लिथियम, फिर ये आया सोडियम का, ओके, फिर आया पोटेशियम। इस तरह से ये प्रॉपर्टीज अरेंज होती गई इसमें। ओके, अब यही चीज हमको इसके बारे में समझनी थी। लेकिन फिर भी ये पीरियोडिक टेबल कुछ कैंसिल हुआ, या हम बोल सकते कि रिजेक्ट हुआ। तो क्यों रिजेक्ट हुआ, उसके कुछ रीजंस है। तो वो क्या है वो अब हम देखेंगे। देखो, इसका पीरियोडिक टेबल करेक्ट था कहां तक,
तो दिस पीरियोडिक टेबल इज एप्लीकेबल ओनली अप टू द कैल्शियम। ये सबसे बड़ी बात है। कैल्शियम के बाद ये पीरियोडिक टेबल फॉलो नहीं हुआ। कैल्शियम के बाद आया क्रोमियम, टिटेनियम, मैंगनीज, आयरन, ये सारे आए, लेकिन ये पीरियोडिक टेबल करेक्ट नहीं हुआ। पहली चीज, मतलब इसको और एक इसमें बोला जाता है कि हायर एटॉमिक मास के लिए अरेंज नहीं था। ओके, सो देखो ये चीजें हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है बुक वाइज या लाइन वाइज वो देख लेंगे। इन द इंडियन सिस्टम ऑफ म्यूजिक देयर आर 7 म्यूजिकल नोट्स इन अ स्केल दैट इज सा रे गा मा पा धा नि सा। इन वेस्ट दीज आर डिफरेंट, दैट इज डो रे मी फा सो। ओके, ये अलग होते हैं। द नोट्स इन द स्केल आर सेपरेटेड बाय होल और हाफ स्टेप फ्रीक्वेंसी इंटरवल्स ऑफ द टोन्स। ओके, तो अब ये अगर आपको म्यूजिक मालूम है तो ये कुछ चीजें मालूम होगी। और ऐसा भी बोला जाता है कि डोबेरेंडर जो था वो थोड़ा सा म्यूजिक के बारे में जानता था, इसलिए उसने उससे उसको रिलेट कर दिया इस चीज को। ओके, अब देखो यहाँ पे ये चीजें हमको देखनी है कि अब इसमें गलतियां क्या हुई या फिर क्या चीजें हैं जो हमको मालूम होनी चाहिए। पहली है, इट वॉज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, एज आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट possess प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। ओके, जो ऊपर हमने अभी जो टेबल देखा था यहाँ पे, ओके, कैल्शियम तक को तो ये बराबर था। मतलब मान लो तुमने यहाँ पे मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी देखी, मैग्नीशियम को 1 नंबर दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब मैग्नीशियम कैल्शियम की प्रॉपर्टी सेम है। इस तरह से प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन कैल्शियम के बाद ये फॉलो नहीं हुआ। ओके, मतलब इसको एक वर्ड यूज है कई बुक्स में कि इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हायर एटॉमिक मास एलिमेंट, और इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द एलिमेंट्स पोजेसिंग हायर एटॉमिक मास, क्योंकि कैल्शियम का मास 40 होता है, तो 40 के ज्यादा जो मास है उनको ये फॉलो नहीं हुआ, 40 से कम वालों को फॉलो हुआ। तो 40 को जनरली नॉर्मल माना जाता है, उससे ऊपर है तो ज्यादा हायर एटॉमिक मास, लेस है तो लोअर एटॉमिक मास। दूसरी चीज, it was assumed by Mendeleev that only 56 elements exhibit in nature and no more element would be discovered in the future, but later on several new elements were discovered whose properties did not fit into the law of octave। ये एक और चीज है, मतलब न्यूलैंड को ऐसा लगता था या न्यूलैंड का ऐसा स्टेटमेंट था कि ये बस होगा, अब इसके बाद अब और एलिमेंट्स नहीं मिलने वाले। उन्होंने ये बोल दिया था कि इट इज नॉट पॉसिबल आफ्टर दिस कि और कुछ एलिमेंट मिलेंगे। ओके, और इसलिए उन्होंने उनका पीरियोडिक टेबल में उन्होंने ना किसी के लिए मतलब ना फ्यूचर कुछ डिस्कवर होगा तो उसके लिए जगह छोड़ी या और कुछ बता के रखा, जो कि आगे जो थ्योरीज है उनमें ये चीज है। ओके, तो इसलिए ये एक और उसका ड्रॉबैक था। और आज हमको मालूम है उसके वक्त सिर्फ 56 थे, आज 118 एलिमेंट है, डबल से भी ज्यादा, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बोला था। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट इनटू द टेबल न्यूलैंड एडजस्टेड द 2 एलिमेंट्स in the same slot but also put some unlike elements under the same note। okay, अब देखो ये एक उनका और एक ड्रॉबैक था कि उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए, ओके, एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए उन्होंने क्या किया। अब देखो फिर से वही टेबल, एक एक जगह पे 2-2 एलिमेंट रखे, जैसा यहां पे आप देख सकते हो। ओके, यहां पे आप देखो, यहां पे उन्होंने सेरेनियम लैंथेनम एक जगह पे रखे, यहाँ पे कोबाल्ट निकेल एक जगह पे रखा। ओके, ऐसे एक जगह पे 2-2 एलिमेंट रखे। एज वेल एज उन्होंने और एक चीज की कि कुछ जगह पे तो उन्होंने ऐसे एलिमेंट रखे जो ना मैच करते हैं, बट उन्होंने क्यों रखा डोंट नो। ओके, बट उन्होंने रख दिया, और उस वक्त उनका टेबल इज हाईएस्ट या सबसे अच्छा था, इसलिए नो वन अपोजेस इट एट दैट टाइम। लेकिन बाद में ये चेंज हुआ या बाद में ये रिजेक्ट हुआ, और यही रीजन है कि ये चीजें बाद में रिजेक्ट होती है। ओके, इसलिए right. Next, can you find the example of these from table 5.3? Note that cobalt and nickel are in the same slot and these are placed in the same column of the fluorine, chlorine and bromine, which have very different properties than that of the element. Iron, which resembles cobalt and nickel in properties, has been placed far away from these elements. With the discovery of noble gases, the law of octave became irrelevant। ये सबसे बड़ी बात है। Okay, this is the most इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ दिस वन। ओके, क्या बोला है देखेंगे हम, ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखो पहले तो मैं ये ऊपर वाली चीजें एक्सप्लेन करता हूं। देखो उन्होंने क्या बोला, यहां पे देखो आप, अब हमको अब थोड़ा बहुत तो पीरियोडिक टेबल आपको भी मालूम है आज की डेट में, ये हमको मालूम है
कि कोबाल्ट और निकेल ये क्या है, मेटल्स है, और यहां पे अगर देखो तो फ्लोरीन क्लोरीन नॉन मेटल है, हेलोजन्स है। तो उन्होंने क्या किया, मेटल को नॉन मेटल के साथ रखा, क्यों पता नहीं। जैसे यहां पे सेरेनियम लैंथेनम ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, जबकि एल्यूमिनियम बोरॉन ये नॉर्मल एलिमेंट है, तो इन्होंने इसके साथ रखा, क्यों रखा मालूम नहीं। ये तो ठीक था, लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या की, सबसे बड़ी बात या इन द सेंस सबसे बड़ी गलती, उस वक्त इनर्ट गैसेस पता नहीं थे। जैसा आप देखो हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, फ्लोरीन के बाद नियोन आता है, ये आज हमको मालूम है, लेकिन उस वक्त ये चीजें डिस्कवर्ड नहीं थी या मालूम नहीं थी। ओके, और इसलिए उनके पीरियोडिक टेबल में ये नहीं है, कौन ना हीलियम है, ना नियोन है, ना आर्गॉन है, ना क्रिप्टॉन है। लेकिन जब ये ढूंढे गए बाद में, इनको यहां पे रखना था, यहां पे प्लेस करना पड़ेगा ना, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, फ्लोरीन के बाद नियोन, क्लोरीन के बाद आर्गॉन, लाइक दिस। तो जब तुम इसको यहां पे रखोगे, अब देखो मान लो हमने यहां पे हाइड्रोजन के बाद हीलियम को रख दिया, यहां पे हीलियम है मान लो। अब तुम नंबरिंग लगाओ, अब अगर नंबरिंग लगाओगे, हाइड्रोजन का नंबर हो गया 1, हीलियम का हो गया 2, लिथियम का हो गया 3, बेरिलियम का हो गया 4, बोरॉन का हो गया 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 और फ्लोरीन 9। मतलब पहले की और 90 की प्रॉपर्टी सेम आ रही है, प्रॉपर्टी सेम आ रही है, लेकिन किसकी, पहले की और 90 की। रूल का नाम क्या था, ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स में किसकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, पहले और 8वीं की। लेकिन यहाँ पे तो 8 एलिमेंट नहीं आ रहे, 9 आ रहे। 9 मतलब ये क्या है, कुछ तो अलग बन गया, जिसको नोनेओ बोलो या कुछ बोलो, लेकिन ऐसा कुछ वर्ड है ही नहीं। ओके, ऑक्टेव ही एक वर्ड है। ओके, इसलिए ये थ्योरी क्या हुई, रिजेक्ट हुई। दिस इज द मोस्ट फेमस या मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक हम बोलेंगे किसका, न्यूलैंड्स ऑक्टेव का। ओके, तो अब यही हमको यहां पे समझना, यहां पे समझेंगे अब इसके जो ड्रॉबैक्स हमने बात की वो सारे। ओके, तो हमने अभी देखा कि न्यूलैंड का ऑक्टेव जो था या न्यूलैंड का जो लॉ था वो सिर्फ फॉलो होता था कहां तक, तो वो फॉलो होता था अप टू कैल्शियम। ओके, कैल्शियम तक ही लॉ ये एप्लीकेबल था, कैल्शियम के बाद नहीं था, क्योंकि हायर एटॉमिक मास के लिए नहीं था। ओके, लोअर के लिए था। उसके बाद एक और चीज जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, जो हमने अभी देखी यहाँ पे, कि जब इनर्ट गैसेस ढूंढे गए तो इनर्ट गैसेस को यहाँ प्लेस करना था, इनके बीच में, हाइड्रोजन और इसके बीच में। ओके, तो जब इनर्ट गैसेस आए तो नंबरिंग सारी बदल गई, एक है ये बन गया 2, बट इनर्ट गैस आने के बाद ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये बन गया 9। मतलब यहाँ पे जो ऑक्टेव था 8 के बाद आने वाला वो कैंसिल हुआ और कुछ नया बनेगा जो नोने होगा या कुछ भी होगा, लेकिन वैसा कुछ वर्ड है ही नहीं। ओके, तो इसलिए ये दो चीजें हमको इसमें याद रखनी है। ओके, जो हमने बात की और उसने एलिमेंट अरेंज किए वगैरह, ये चीजें हमने देखी। ओके, अब यहाँ पे कुछ ये है, कुछ सवाल दिए हुए हैं उन्होंने, देखो इंटरेस्टिंग है। क्या दिया है, पहली चीज तो है, डिड डोबेरेंस ट्रायड आल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव, कंपेयर एंड फाइंड इट। तो उन्होंने क्या पूछा कि डोबेरेंस ट्रायड रिजेक्ट हुआ, ओके, लेकिन क्या 100% रिजेक्ट हुआ, क्या पूरा गलत था, नहीं था। और यही रीजन है कि न्यूलैंड के ऑक्टेव में भी ये दिखने को मिलता है। अगर हम ऑब्जर्व करें, यहां पे देखो आप, डोबेरेंस ट्रायड क्या था, लीना के, याद होगा तो देखो यहां पे है लीना के, मतलब भले ही डोबेरेंस ट्रायड रिजेक्ट हुआ लेकिन वो करेक्ट था, जितना भी था वो करेक्ट था। जैसा ये भी एक है, बेरियम मैग्नीशियम कैल्शियम, ये भी यहाँ पे है। ओके, तो इस तरह से तो ये हमें याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, दिस इज द डोबेरेंस ट्रायड, ली ना की। ओके, उसके बाद अगला सवाल हमें पूछता है कि व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ डोबेरेंस क्लासिफिकेशन। तो हमने देखा डोबेरेंस का क्लासिफिकेशन क्या था, सिर्फ 3 ही ट्रायड उसने दिए करेक्ट, 9 ही एलिमेंट थे, बाकी कुछ नहीं था, और फ्रैक्शनल था, अप्रोक्सीमेट आसपास थे। जो हमने करके भी देखे कि 81 पॉइंट समथिंग आ रहा था तो उसने 80 को माना, तो अप्रोक्सीमेट थे, तो वो ड्रॉबैक्स थे। एंड व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव। तो न्यूलैंड के ऑक्टेव की क्या लिमिटेशन थे कि न्यूलैंड का ऑक्टेव जो है वो ये सारे लिमिटेशन थे। पहला क्या था कि सिर्फ 56 एलिमेंट थे, उसने बोला कि आप कुछ चांस नहीं है नए एलिमेंट मिलने का, लेकिन बाद में मिले। ओके, उसके बाद एक 20 के बाद, कैल्शियम के बाद ये रिजेक्ट था, मतलब करेक्ट नहीं था, वो सेकंड है। थर्ड क्या है कि एलिमेंट दो एलिमेंट एक जगह पे रखे। ओके, उसके बाद जब नोबेल गैसेस आए तो वो रिजेक्ट हुआ, और जब उसने अरेंज किया तो कई प्रॉपर्टीज मिसमैच हो रही थी, लेकिन फिर भी अरेंज किया गया। तो इस तरह से ये
इट इज वर्क वेल विद द लाइटर एलिमेंट। ओके, तो इस तरह से, तो ये कुछ चीजें हैं जो तुमको इसके बारे में ध्यान में रखनी है। तो इसमें हमने डोबेरेंस ट्रायड और न्यूलैंड्स ऑक्टेव पढ़ा। इसके बाद हम देखेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। थैंक यू।